हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आप सभी के लिए आज के इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। आज का एक क्लास नंबर 8 है। इससे पहले के 7 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो 7 क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से वो सारे क्लास आप देख सकते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथी एक बार भाई क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, डैश कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकता है। कौन कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकता है? पहले प्रश्न का जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से करें और पूरा क्लास लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, यहाँ पे हो जाएगा लिंकर। ठीक है, लिंकर कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकता है। चलिए अब आपको अगले प्रश्न का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे आपसे पूछा है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज हैं जो लो लेवल के अंतर्गत आती हैं? फर्स्ट में ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, सेकेंड में ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज और थर्ड में ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और फोर्थ में ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? कौन सी लैंग्वेज ओ लेवल लैंग्वेज है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों आपकी कैसी लैंग्वेज हैं? ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कोबॉल, फोर्ट्रान और सी ये सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कैसी हैं ये आपको बताना है। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, फॉन्ट ओरिएंटेड हैं, विजुअल बेसिक है। कौन सा है सही जवाब? आप सभी साथ साथ नोट करते रहें सारे प्रश्नों को, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन पहला है, ध्यान रखना है, प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? प्रश्न को समझिए, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में क्या लेता है? असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है। ऐसे ट्रांसलेटर को किस नाम से जानते हैं? ये आपसे पूछा है। कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, डिबगर या असेंबलर होगा? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को जल्दी से जवाब करना है और जितने भी बच्चे आ चुके हैं सभी साथी भाई एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को क्लास का समय पर मिलता रहे। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबलर। देखो यहाँ पे क्या पूछा, एक ट्रांसलेटर है जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में। तो असेंबली भाषा को जो ट्रांसलेट करता है उस ट्रांसलेटर का जो नाम होता है वो होता है असेंबलर। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देना, उसको ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई। अब जावा भी एक प्रकार की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा इसे बनाया गया है, किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा?
चलिए, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जेम्स गॉसलिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बेसिक एक लैंग्वेज है, आप यहाँ पे बताइए सही जवाब क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला आपका, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन पूछा है फोर्ट्रान का पूर्ण अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे आपको आंसर करना है क्या होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, याद रखना है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न पूछा है उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है? मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है, बताइए। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में अंतर पूछा है आपसे, यहाँ पे बताना है। तो सही जवाब होगा पहला, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज स्थाई है ना। मेमोरी कैसी है? अस्थाई है, टेम्परेरी है, और स्टोरेज स्थाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला। और अगला क्वेश्चन पूछा है ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक या डेस्कटॉप? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा डेटाबेस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है पर्सनल कंप्यूटर को पारंपरिक रूप से सबसे सीमित जियोग्राफिकल एरिया के सिंगल बिल्डिंग से जोड़ता है? लैन, वैन, मैन या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा लैन, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन आपके सेंसिटिव डाटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन आपके सेंसिटिव डाटा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है? एनक्रिप्शन, पासवर्ड, फाइल लॉक्स या फाइल परमिशन? कौन आपके सेंसिटिव डाटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फाइल परमिशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फाइल परमिशन। अगला क्वेश्चन पूछा है दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है? दिए गए विकल्पों में कंप्यूटर में कौन सा वास्तविक रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेनू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आपको बताना है कौन सा इसमें से वास्तविक रूप में होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो वास्तविक रूप में यहाँ पर होता है केवल हार्डवेयर, ठीक है, जिसे हम छू भी सकते हैं, देख सकते हैं। रियल में वास्तविक रूप में यही होता है। बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको केवल जब आप काम करते हैं तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हार्डवेयर यहाँ पे जो होगा ये वास्तविक रूप में होता है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, टाइटल आदि की सूचना देता है? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हेडर एंड फुटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में, ठीक है, बदलने में सहायक होता है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिट, ठीक है। कौन सा विकल्प पूछा है? तो एडिट विकल्प से हम अपने किए हुए कार्य को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। एक सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मेमोरी, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा?
तो ध्यान रखना, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, है ना। एक डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब है आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 है, आईपी, टीसीपी, गोफर या इसमें से कोई नहीं। कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग होता है? तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि आईपी और टीसीपी, इन दोनों का। ठीक है, याद रखना आईपी और टीसीपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार सभी बताएं कमेंट बॉक्स में। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म। और इसके बाद में पूछा है टीसीपी, तो यहाँ पे टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल होता है टीसीपी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे टीम व्यूअर, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, टीम व्यूअर। इस सॉफ्टवेयर से आप रिमोटली किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में किस संस्था ने 2011 में सागा 220 सुपर कंप्यूटर बनाया? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा, इसरो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? प्रोग्राम, पर्सन, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सन। ठीक है, एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम आपके पावर पॉइंट में कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 500%। ठीक है, 500% मैक्सिमम जूम साइज होता है एमएस पावर पॉइंट के अंतर। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए, एक यूजर द्वारा, एक चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है, बहुत आसान है, आप सभी को पहले से बता दिया है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोनों में अंतर भी हमने आपको बताए हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इंसान यूज करे, जिसको यूजर चलाए, जिसको प्रयोग करने वाला चलाए, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के काम के लिए हो, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? यहाँ पे दिया है सीबी, केबी, वाईबी और पीबी। कौन सा एक वैलिड मेमोरी का यूनिट नहीं है? तो देखो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, सीबी, ये वैलिड नहीं है। बाकी केबी की बात करें, किलोबाइट, ये भी वैलिड है, योटाबाइट, वाईबी, ये भी वैलिड है, पेटाबाइट, पीवी, ये भी वैलिड है। बट सीबी यानी कि ये मेमोरी यूनिट वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, रैम डैश का हिस्सा है? कीबोर्ड, इंटरनेट, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर। इसमें से रैम किसका एक हिस्सा है? तो रैम जो है एक सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। पहला यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम यूनिट। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बटन अक्षरों, संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से आप थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर सेम आपको एक जैसे मिलेंगे, तो उन दोनों में से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार से प्रश्न है आपके सामने। तो जल्दी से पहले तो अपना जवाब बताइए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा और क्यों और कैसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, शिफ्ट। यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए, कौन सा बटन
अक्षरों संख्याओं को छोटा, मतलब अक्षरों को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में बदल देता है, संख्या को चिन्हों में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि सर यहाँ पर जो आपका कैप्स लॉक होता है, अगर हम इसको भी प्रेस करते हैं तो भी हमारे अक्षर छोटे बड़े बनते हैं, है ना। कैप्स लॉक को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपके सारे जो लेटर होते हैं वो कैपिटल में लिखने लगते हैं, आप कैपिटल में लिख सकते हैं। और कैप लॉक को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो सारे लेटर आपके स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी पूछ लिया है कि और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है और वही की जो होता है वो संख्या को चिन्हों में भी बदल देता है। तो देखो, अगर हम शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट को अगर हम दबा रखेंगे और फिर कोई लेटर अगर हम टाइप करते हैं, जैसे ABCD कुछ भी टाइप करते हैं, तो ये हमारा स्मॉल बनता है। कैसा होता है? स्मॉल बनेगा। और अगर हमने शिफ्ट प्रेस किया और फिर कोई लेटर, सॉरी बिना शिफ्ट के जब कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल होता है, बट कैप लॉक आपकी ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। कैप लॉक आपकी ऑफ होना चाहिए, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे तो कैपिटल बनेगा, और शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे नॉर्मल तो आपका स्मॉल में लिखेगा। लेकिन यही शिफ्ट की के साथ में अगर हम कोई नंबर की प्रेस करते हैं, मीन्स जो हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए होते हैं, तो उनसे फिर हम कोई करैक्टर बना सकते हैं, कोई चिन्ह बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमें @ का सिंबल बनाना है, तो हमने क्या किया, शिफ्ट को दबाया और शिफ्ट दबाने के बाद 2 वाला जो की होता है ना कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ 2 वाला की होता है, उसको प्रेस किया तो हैश, ये आपका जो @ का सिंबल है ये बन जाएगा। ऐसे आपको अगर हैश का सिंबल बनाना है तो शिफ्ट के साथ में आपको 3 नंबर आपको प्रेस करना है, ऊपर लाइन में जो की होता है उसमें से तीसरा बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी सिंबल हैं वो सारे आप बना सकते हैं। मान लिया आपको % का साइन बनाना है, % वाला, तो इसके लिए 5 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके समझ में आया कि इसलिए हम नम लॉक यहाँ पे, सॉरी इसलिए हम कैप लॉक यहाँ पे सही नहीं करेंगे, क्योंकि कैप लॉक से केवल हम लेटर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों काम जो हम करेंगे वो शिफ्ट से करेंगे। शिफ्ट से हम लेटर को छोटा और बड़ा भी करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, कोई सिंबल भी बना सकते हैं, संख्याओं को सिंबल में भी बदल सकते हैं। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, शिफ्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? तो यहां पे आपका सही जवाब है CPU और रैम के मध्य में काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है? कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है? तो यहां पे हो जाएगा नोटबुक, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है? सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन एक रैम का हिस्सा है? इसमें से कौन सा एक रैम का हिस्सा है? तो सही जवाब यहां पे क्या होगा आपका, ऑप्शन पहला हो जाएगा मैग्नेटिक कोर, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।